डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 18, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो साइंटिस्ट जो थे वो हमेशा से इंटरेस्टेड थे स्मॉलर पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए कि जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिल के बना है। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहे और इसमें बहुत सारी जो है वो उसमें प्रोग्रेस भी हुई थी। सबसे पहले जो एटम का जो नज़रिया था वो पेश किया था जो है वो डेमोक्रिटस ने 580 BC में। उसने कहा था कि जो मैटर है, जितना भी ये मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस है, ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है और एटम आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एटम के बारे में कुछ फिर डिस्कवरीज होती चली गई। जब जो है ना वो प्रोटॉन, जब रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और फिर साथ इलेक्ट्रॉन और जो है वो प्रोटॉन भी साथ में डिस्कवर हुए थे, तो उस वक़्त पता चला कि एटम जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम्स भी कुछ सब पार्टिकल से मिल के बना है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट था उसको उसने डिस्कवर किया था, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर 18.1 में आपको एक एटम का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो इसे उसने जो है वो अपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इस चैप्टर में सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। हम चूँकि ये चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पहले हिस्से में हम एटम को डिस्कस करेंगे, अगले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रह के हमने बात करनी है। तो तीन तरह की यहाँ पे डेफिनेशंस आपको मिलनी है: एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे आपको एटम का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है जी। ये दरमियान में जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो उसका न्यूट्रॉन नंबर कहलाता है। और एटॉमिक मास नंबर ए से लिखते हैं उसे, और ए बराबर होता है Z+N, यानी Z जो है वो एटॉमिक नंबर है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स अस द एटॉमिक मास नंबर, यानी उसे हम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर कह देते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो एटम हमारे पास होता है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम जो लिखते हैं वो 1H1, ये आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 ही होता है। आइसोटोप्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। उस वजह से उनका जो मास नंबर है वो एक जैसा नहीं रहता। अब जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसकी 3 आइसोटोप्स हैं: प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब जो प्रोटियम होता है, ये सबसे पहले आपको फिगर में प्रोटियम नज़र आ रहा है। प्रोटियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है वहाँ पे। यहाँ पे न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास ड्यूट्रियम है, 2H1 जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रोटॉन जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। और जो 2H1 है उसमें प्रोटॉन एक होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। अब जो ट्रिटियम है उसमें प्रोटॉन जो है वो एक होगा, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2, तो 2+1 3, टोटल एटॉमिक मास नंबर जो है वो 3 हो जाता है इस तरह से। तो मास नंबर इनका डिफरेंट हो जाता है, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मास नंबर चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं। हेनरी बैकवेल एक साइंटिस्ट था, उसने यूरेनियम के साल्ट क्रिस्टल थे, उसमें जो है ना उसमें से उसने ऑब्जर्व किया कि कोई इनविजिबल रेडिएशन निकली है, और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन कर दिया है, ब्लैक कर दिया है, उसको ऊपर काला यानी उसको डार्कन कर दिया, यानी उसका थी वो इनविजिबल नज़र ना आने वाली थी। लेकिन जाहिर सी बात है अगर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन किया है, ब्लैकिश किया है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ रेडिएशंस मौजूद हैं जो कि इनविजिबल हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्हें पता लगा कि ये वाकई रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होती हैं। तो उनको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, उसमें से जो है वो पोलोनियम और रेडियम भी थे, और उन्होंने जो है वो ये दो एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए जो कि रेडिएशंस को इमिट करते थे, अल्फ़ा बीटा गैमा, जो कि हम आगे अभी जाके पढ़ेंगे। और इसको मैरी क्यूरी ने जो है वो डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया बाय मैरी क्यूरी। अब इसमें होता ये है कि ज़रा आप गौर करें तो रेडिएशन अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन को इमिट करता है, और ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आपके सामने जो है वो ये एक डायग्राम है 18.3 में, उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और ये इसके अंदर जो है वो इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो एक जानिब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बीटा पार्टिकल दूसरी जानिब डिफ्लेक्शन शो करते हैं जबकि मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि गैमा रेज जो हैं ये किसी तरह की रेडिएशंस को डिफ्लेक्शन को शो नहीं करती। तो ये जो है वो हमारे पास जो प्रोसेस है जिसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है न्यूक्लियस की जमा। जब एक न्यूक्लियस होगा तो हम उसे न्यूक्लियस कहेंगे, लेकिन न्यूक्लियाई जब ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस इमिट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, तो उस प्रोसेस को हम नेचुरल एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज की फॉर्म में रेडिएशंस होती हैं। और जब इन रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स एक जानिब डिफ्लेक्ट होती हैं, बीटा पार्टिकल्स दूसरी जानिब रिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन इफेक्ट नहीं होता। और मैग्नेटिक फील्ड का ये क्यों नहीं होता, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।